नमस्कार मित्रों, मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं क्रैक नाउ के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे ओवेरियन कैंसर के बारे में। हाल ही में अमेरिका की संस्था ने सितंबर माह को ओवेरियन कैंसर जागरूकता माह के रूप में संबोधित किया है। तो ओवेरियन कैंसर क्या है इसके लक्षण, भारत सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, डाटा एंड फैक्ट्स क्या कहते हैं, सारी चीज़ों पे देखेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चा में क्यों रहा यह, तो हाल ही में कैंसर अनुसंधान संस्थान के लिए समर्पित विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी संस्था अमेरिकन एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च ने सितंबर माह को ओवेरियन कैंसर, अंडाशय कैंसर या फिर डिम कैंसर के जागरूकता माह के रूप में मान्यता दी है। यह माह घातक स्त्री रोग संबंधी कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो जागरूकता माह बढ़ाने और कैंसर के शीघ्र निदान को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भारत में मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं ओवेरियन कैंसर से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं। तो डिम्ब ग्रंथि या फिर ओवेरियन कैंसर एक कैंसर युक्त ट्यूमर है जो अंडाशय के ऊतकों में बना होता है। अंडाशय मादा जनन ग्रंथियों का एक युग्म है जिनसे डिम्ब और मादा हार्मोन का उत्पादन होता है। कैंसर एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में असामान्य कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़कर ट्यूमर के रूप में डेवलप होती हैं या फूल जाती हैं। अनियंत्रित वृद्धि होती है सेल्स की। महामारी विज्ञान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत में महिलाओं में होने वाले सभी कैंसर में ओवेरियन कैंसर का योगदान जो है वह 6.5% है, 6.6% के आसपास है। ओवेरियन कैंसर की स्थिति के रूप में इस रोग के विलंबित निदान के लिए अगर हम बात करें तो समस्या उत्पन्न होती है, जिसके लिए जो 3 शीर्ष कैंसर हैं जिसमें स्तन कैंसर, सर्वाइवल कैंसर और ओवेरियन कैंसर इसमें शामिल होते हैं। वर्ष 2022 में भारत में ओवेरियन कैंसर के 47,333 मामले आए और 32,978 इसमें मौतें दर्ज की गई। तो एक बड़ी संख्या दर्शाता है जिसे हमें जानना है। इसे रोकने के प्रयास क्या हैं, सरकार द्वारा क्या इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, क्या योजनाएं लाई जा रही हैं, किस प्रकार का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, सारी चीजों को हम देखेंगे। लक्षण अगर हम देखें तो सामान्य रूप से पेट का फूलना, पैल्विक या सोड़ी में दर्द, भूख न लगना और रजोनिवृत्ति के बाद योनि से रक्तस्राव शामिल है। कहा जाता है कि मेनोपॉज के समय भी अधिकतर मात्रा में ब्लीडिंग होती है और बहुत तेजी से ब्लीडिंग होती है। यह इसके लक्षण हैं। इन लक्षणों के प्राय रोग का गलत निदान हो जाता है और उपचार में बहुत देरी होती है। तो एक समस्या तो यह है कि लोगों को जागरूकता भी नहीं है और दूसरी लोगों को पता नहीं होता है कि उनका स्टेज कौन सा चल रहा है, इलाज के लिए क्या प्रॉपर प्रोसीजर हैं। ओवेरियन कैंसर के प्रकार करें देखें तो 2 प्रकार हैं इसके। पहला प्रकार सामान्य तथा आमतौर पर शीघ्र बेहतर रोग निदान इसमें किया जा सकता है। दूसरे प्रकार में यह अधिक गंभीर होता है, आमतौर बाद के चरणों में पता लगाना जो है वह ओवेरियन कैंसर से होने वाली अधिकांश मौतों के लिए जिम्मेदार होता है स्टेज 2। जीवित रहने की दर अगर की हम बात करें तो कैंसर का पता इस हद तक चलता है कि जो स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में अगर कैंसर का पता चल गया तो बचाव या इलाज किया जा सकता है। गंभीर ओवेरियन कैंसर से पीड़ित लगभग 20% रोगी जिन्हें इष्टतम उपचार मिलता है 10 वर्षों में वह रोग मुक्त हो जाते हैं। स्क्रीनिंग चुनौतियां इसमें आती हैं जिसमें सर्वाइवल कैंसर के विपरीत अगर हम बात करें, स्तन कैंसर के विपरीत बात करें तो ओवेरियन कैंसर के लिए कोई प्रभावी स्क्रीन टेस्ट नहीं है, इसीलिए समस्या इसमें आती है। और अगर निदान के लिए जो मॉनिटरिंग की जाती है उसमें CA125 रक्त परीक्षण उपयोगी होते हुए भी इसकी सीमित विशिष्टता और गलत सकारात्मक परिणाम की संभावना के कारण रूटीन स्क्रीन के लिए यह मान्य नहीं है, इसे अनुशंसित नहीं किया जाता। तो पहली बात तो यह है कि इसमें देर से पता चलता है और कोई प्रॉपर स्क्रीन टेस्ट नहीं है, इसलिए समस्या ज्यादा उभर कर आती है। आनुवांशिक कारक भी हो सकते हैं। ओवेरियन कैंसर में एक प्रबल आनुवांशिक घटक होता है जिसमें 65 से 85% आनुवांशिक मामले जो है वह BRCA1 और BRCA2 जो जीन है उससे उत्परिवर्तन से जुड़े हुए हैं। इन उत्परिवर्तनों वाली महिलाओं को ओवेरियन कैंसर होने का खतरा काफी अधिक होता है। DNA की मरम्मत तथा कोशिका के विभाजन को विनियमित करने में यह मदद करते हैं। अगर हम बात करें कुछ लाइफस्टाइल में भी ऐसी बातें होती हैं जैसे टैक पाउडर का इस्तेमाल करना, साथ ही साथ बालों में लगाने वाले जो ऑयल होते हैं उनके माध्यम से रसायनों का संपर्क होता है और कुछ गलत जो आपके लाइफस्टाइल होते हैं, फूड बिहेवियर होता है, उससे भी कहा जाता है कि यह कैंसर जो है वह संभावित रूप से उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। इसके अतिरिक्त हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है वह भी जोखिम बढ़ाता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की बात करें तो आमतौर पर रजोनिवृत्ति संक्रमण के दौरान महिलाओं में वसोमोटर और यानी और असुविधा लक्षणों को नियंत्रित करके इनके उपचार का
जो प्रभाव है वह किया जाता है। जोखिम कम करने को लेकर अगर बात करें तो ओवेरियन या स्तन कैंसर जुड़े पारिवारिक इतिहास अथवा आनुवांशिक उत्परिवर्तन, जिसमें BRCA1 और BRCA2 वाली महिलाओं के लिए जेनेटिक काउंसलिंग महत्वपूर्ण है। तो अगर ऐसे लक्षण उभरते हैं तो इनके लिए काउंसलिंग जरूरी हो जाता है। फलों, सब्जियों, साबुत अनाज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार ओवेरियन कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। आहार और व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ शारीरिक वजन जो है वह बढ़ाने में जो स्वास्थ्य है वह हेल्थफुल हो सकता है। नियमित स्त्री रोग संबंधी जांच के जनन से स्वास्थ्य की मॉनिटरिंग करने और संभावित समस्याओं का शीघ्र पता लगाने में मदद हो सकती है। बात करें हम कि कैंसर उपचार के लिए सरकारी पहले क्या हैं, इनिशिएटिव क्या लिए गए हैं, तो उसमें कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया है। राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड बनाए गए हैं जिसमें कैंसर के सारे जो डेटाज हैं उनको एक जगह फीड किया जाएगा और उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और साथ ही साथ HPV वैक्सीन। तो आप क्या सोचते हैं कि आप इसके लिए किस तरह से सरकार जो है वह प्रॉपर प्रक्रिया अपना रही है, लोगों में जागरूकता का स्तर कितना कम है, क्या किया जाना चाहिए? अपने सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, क्योंकि इस तरह की जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।